बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मिस्टर हैकर और आप देख रहे हैं हैकर की पाठशाला। जैसा कि आपको पता ही होगा, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, कि हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भाग 2 का ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की। जिसमें हम लोग प्रकाश के नेचर के बारे में जान रहे थे और आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि प्रकाश का नेचर जानने के लिए हम लोगों को कितने सिद्धांत दिए गए, 4 सिद्धांत। जिसमें से पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। इसमें प्रकाश को हम लोगों ने एक कण के रूप में यानी कि एक पार्टिकल के रूप में मानकर उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया था। और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं दूसरा, जो कि है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं इस सिद्धांत में क्या है क्या नहीं है। पेन कॉपी लेके बैठिए आप लोग। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको नोट करने पढ़ सकते हैं, ताकि आपका ब्रेन अगर शार्प है तो आप उसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में जो हाइगेंस थे उन्होंने न्यूटन का अपोजिट दिया था। जैसे कि न्यूटन ने अपने सिद्धांत में प्रकाश को पार्टिकल के रूप में माना था, उन पार्टिकल को उन्होंने कणिका कहा था। ठीक वैसे ही हमारे हाइगेंस जो थे उन्होंने प्रकाश को एक वेव के फॉर्म में माना, यानी कि तरंगों के रूप में। उनका मानना था जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में होता है, यानी कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो तरंगों के रूप में निकलता है। जैसा कि आपको दिखाते हैं पिक्चर में कुछ ऐसा। तो हाइगेंस ने पहला सिद्धांत अपना दिया था कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में होता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो वेव की फॉर्म में निकलता है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने क्या बताया था, ये तरंगे प्रकाश की चाल से ही सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं, यानी कि गमन करती हैं। ठीक है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने एक तीसरा जो पॉइंट बताया था वो थोड़ा काल्पनिक था। जिसमें से उन्होंने माना कि जो तरंगे हैं ये एक ऐसे माध्यम में चलती हैं जो पूर्णतया भारहीन है, पूर्ण प्रत्यास्थ है। और बाद में इन्होंने इस माध्यम का नामकरण किया जिसे ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर। तो उनके हिसाब से प्रकाश तरंगे यानी जो तरंगे हैं ये एक ऐसे काल्पनिक माध्यम में संचरित होती हैं जो पूर्णतया कैसी हैं? प्रत्यास्थ है और भारहीन होता है। इस माध्यम का नाम उन्होंने ईथर बोला। क्या बोला? ईथर। आपको दिखाते हैं कुछ फिगर्स, जैसे कि ये ईथर माध्यम में प्रकाश का संचरण। कुछ पिक्चर्स हैं, देख सकते हो। एक ऐसे माध्यम की उन्होंने कल्पना की थी जिसमें प्रकाश तरंगे संचरित होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट ध्यान रहे, ईथर माध्यम का नाम। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि प्रकाश की संरचना तरंगों के रूप में होती है। दूसरा पॉइंट, ये तरंगे किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से ही संचलित होती हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर एक ऐसे भारहीन पूर्ण प्रत्यास्थ माध्यम में संचरित होती हैं जिसका नाम ईथर है। जिसका नाम क्या है? ईथर है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो हाइगेंस ने दिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं। तो बच्चों, हाइगेंस का पहला सिद्धांत फिगर में देखते हैं। पहला सिद्धांत क्या बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इसमें 2 पिक्चर्स आ रहे हैं, जिसमें से ये पिक्चर्स हम लोग न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। देख सकते हैं इसमें प्रकाश स्रोत से निकलकर जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में नहीं, पार्टिकल्स के रूप में निकल रहा है। किसके रूप में निकल रहा है? पार्टिकल्स। और इधर आपको वेव्स के रूप में दिख रहा होगा। तो ये एक फिगर है जिसमें हम लोग प्रकाश को वेव की फॉर्म में निकालते हैं, और इस वाले फिगर में प्रकाश को हम लोगों ने पार्टिकल्स के रूप में दिखाया है। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा जो आपको बताया कि ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी स्पीड से न्यूटन के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल चलते थे जिन्हें कणिका कहा गया, और इसी स्पीड से हमारी तरंगे भी चलती हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको दिखाते हैं।
तो तीसरा पॉइंट आपके सामने देखो आ गया है कि ये तरंगे ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में संचरित होती हैं। इन्होंने कल्पना की, जब भी आपको बताया था, ठीक है, इन्होंने माना कि एक ऐसा माध्यम है जिसमें ये तरंगे संचरित होती हैं, इसीलिए ये तरंगे ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में संचरित होती हैं। ठीक है, यह माध्यम कैसा है? भारीहीन है और पूर्णतः प्रत्यास्थ है। ठीक है, तो इन्होंने इस माध्यम को भारी माना और पूरी तरह से क्या माना? प्रत्यास्थ। मूर्ता प्रत्यास ये सब आप लोग पढ़ चुके हो कक्षा 11 की क्लास में। चलो आपको थोड़ा सा फोटो दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं माध्यम कैसा था, मतलब कल्पना जो थी इनकी कैसी थी। चलिए, तो कुछ इस प्रकार का माध्यम है। इस प्रकार के माध्यम में आपको व्हाइट कलर की लाइट दिख रही होंगी। ऐसे माध्यम में वो प्रकाश तरंगें क्या होती हैं? संचरित, हाइगेंस के अकॉर्डिंग। कुछ और पिक्चर्स हैं, देख सकते हो। ये प्रकाश तरंगें हैं जो संचरित हो रही हैं और आसपास का जो माध्यम है वो आपका ईथर है, देख सकते हो। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। इस पूरे गैलेक्सी में ये जो माध्यम है, प्रकाश तरंगे एक स्रोत से निकल कर यहाँ पहुंच रही हैं, तो ये जो बीच का माध्यम है वो सब क्या है? हमारा ईथर। चलिए, तो ये है गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, चांद, तारे, बाकी आसपास का जो भी माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, वो सब बीच के माध्यम को हम लोगों ने क्या माना है? ईथर। हम लोगों ने नहीं, हाइगेंस ने। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसमें से 4 पॉइंट हमने दिखा दिए आपको। फिर से देख लीजिए एक बार, किसी को अगर नोट करना है। पहला, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों रूप में होता है। ये तरंगे किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश की चाल से ही चलती हैं। तीसरा, उन्होंने एक ऐसे माध्यम की कल्पना की जो पूरी तरह से भारीहीन एवं पूर्ण प्रत्यास्थ है। ये माध्यम काल्पनिक था, इस माध्यम का नाम था ईथर। अब इनका सिद्धांत कैसा था? क्या ये पूरी तरह से परफेक्ट था या इनमें भी कमी थी? तो आपको बता दें, न्यूटन के सिद्धांत में जैसे कुछ घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, कुछ का नहीं, उसी प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में भी कुछ घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु कुछ का नहीं। जैसे कि हम प्रकाश का परावर्तन भी सिद्धांत से कर सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी, व्यतिकरण न्यूटन के सिद्धांत से नहीं हो रहा था, लेकिन उनके सिद्धांत से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद आपका विवर्तन हो गया। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिसका अध्ययन हम लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से करते हैं, और कुछ घटनाएं हैं जिनका अध्ययन हम लोग इस सिद्धांत से नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि कांटन प्रभाव है, हम इस सिद्धांत से नहीं कर सकते उसका अध्ययन, तो वो पॉइंट भी आपको दिखाते हैं। तो लिखा है इसमें, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, परंतु क्वांटम प्रभाव अब यूपी बोर्ड में रहा नहीं है, जीमान प्रभाव ये भी नहीं रहा है, स्टार प्रभाव इत्यादि की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, न्यूटन के सिद्धांत से हम लोग 2-3 घटनाओं का अध्ययन करते हैं, परावर्तन, अपवर्तन और संचरण। हाइगेंस में 2-3 और बढ़ गए। कौन बढ़ गया? व्यतिकरण बढ़ गया, विवर्तन बढ़ गया, ध्रुवण बढ़ गया। लेकिन कुछ अभी भी रह गए, कांटन, जीमान और स्टार प्रभाव। इनका अध्ययन हम लोग इस सिद्धांत से नहीं कर सकते। आपको बता दें, कणिकावाद सिद्धांत बोर्ड में नहीं है, लेकिन इसका पूरा चैप्टर है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, इस चैप्टर से एक डेरिवेशन या कोई भी थ्योरी आती है, कम से कम इस चैप्टर से 2 से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन आने की संभावना होती है, क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स का स्टार्टिंग चैप्टर यहीं से होता है। और वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि कक्षा 11 में आपको वेव मैकेनिक्स पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप क्लास 11 में वेव मैकेनिक्स नहीं पढ़े हो, जैसे कुछ स्कूलों में क्या करते हैं, परीक्षा जल्दी करा देते हैं, उस चक्कर में स्कूल के टीचर्स क्या हैं, वो थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले भी हैं थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ा देते, क्योंकि पेपर में आना नहीं, फर्स्ट ईयर निकालना ही है, तो उनको दिक्कत होती है आगे चल के कंपटीशन में क्लास 12 में। तो वो बच्चे ध्यान रहे जो 11th में, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 11th में आप लोग वेव मैकेनिक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग ऑप्टिक्स पढ़ने आओगे तो आपको रे ऑप्टिक्स के अलावा वेव ऑप्टिक्स भी पढ़नी है, और उस वेव ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए क्लास 11th की आपको वेव मैकेनिक्स आनी जरूरी है।
तो यही रहा हमारा आज का टॉपिक, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ जानकारियाँ डिटेल्स मिलेंगी। अभी तो केवल ओवरव्यू चल रहा है कि हमारे प्रकाश के नेचर को बताने के लिए जो सिद्धांत बने हैं उन सिद्धांतों के पॉइंट क्या थे, क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने के लिए, जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परावर्तन पढ़ना पड़ेगा, अपवर्तन पढ़ना, व्युत्क्रमण पढ़ना, विवर्तन पढ़ना, ध्रुवण पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो बने रहिए चैनल पे, और इस चैनल पे आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे, कई सारे लेक्चर आएंगे, जल्दी आपको अदर सब्जेक्ट भी मिलेंगे, इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। और जल्द ही आपको इस चैनल पे कुछ, समझ रहे हो ना, आपको एक पावरफुल, एक स्मार्ट कंटेंट आने वाला है। बस तैयारियां चल रही हैं, कुछ शब्द नहीं है उसके लिए। जिस समय आएगा ना एकदम फाड़ के रख देंगे बोर्ड एग्जाम को, टेंशन मत लीजिए। 95+ जाने की संभावना है इस बार, और करा के रहेंगे। तो बच्चों चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, जो कि हमारा रहने वाला है। अभी इसी छोटे मोटे टॉपिक की बात करेंगे, बाकी बोर्ड का सिलेबस जल्दी ही लेके आने वाले हैं। बस 1-2-4 दिन रुकिए आप, कुछ मटेरियल तैयार हो जाए, उसके बाद एकदम फाड़ के रख देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ मिस्टर हैकर, आपका मेंटर। गुड बाय।